आप सभी को संजीत सिंह राठौर यानी आपके छोटे भाई का दिल से प्रणाम। आप लोग जो मेरे क्लासेस को, मेरे चैनल राठौर वर्ल्ड को स्नेह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभारी हूं। और आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपने चैनल राठौर वर्ल्ड की दुनिया में एक टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि स्वर संधि की चर्चा मैं कर चुका हूं। तो आज मेरी टॉपिक का क्या नाम है? व्यंजन संधि। इसके विषय में मैं एक बात बताना चाह रहा था कि आपसे अनुरोध होगा, नम्र निवेदन होगा कि आप वीडियो के प्रारंभ से लेकर अंत तक वीडियो में विद्यमान रहिएगा। इस बात की मेरी 100% गारंटी है कि आज के बाद व्यंजन संधि का एक भी डाउट आपके मन में रहने नहीं दूंगा। और इस व्यंजन संधि को अपने देशज मसाला के तहत, एकदम गणितीय सूत्रों के तहत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम सभी चलते हैं राठौर वर्ल्ड की दुनिया में, जहां व्यंजन संधि के ऊपर आज चर्चा की जाएगी। मित्रों, सर्वप्रथम व्यंजन संधि को प्रारंभ करने के साथ इस संधि को प्रारंभ करने के साथ मैं इसकी परिभाषा, अर्थात यह किन वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न करता है, पहले इसको यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। 2-3 बिंदु ध्यान देना होगा। पहला, मैंने क्या कहा, इसमें इसका शॉर्ट क्या है कि व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार का मतलब मैं बता चुका हूं, परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सी संधि? व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर? ये बात आप समझे? यानी व्यंजन वर्ण से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान रहे, मैं इसको पहले समझा दे रहा हूँ कि व्यंजन जो है वो व्यंजन हिंदी का वर्ड है। इसका तत्सम स्वरूप हल है। हल को व्यंजन में क्या, संस्कृत में व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। हल। तो एक बात ध्यान रहे कि व्यंजन संधि का प्रथम वर्ण व्यंजन संधि का जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण हल में अंत करना चाहिए, यानी शुद्ध व्यंजन होना चाहिए। जैसे एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं और एग्जाम्पल में लिया वाकधन इस। अभी देखो, जब मैंने वाकधन इस लिखा है तो क में स्वर विद्यमान है, तो ये अ से ई मिलने लगेगा और निर्माण हो जाएगा गुण संधि का और शब्द बन जाएगा वाकेश। लेकिन जब मैं इसमें हलंत दूंगा, तब यह स्वर विहीन व्यंजन हो जाएगा। क जो है वो स्वर विहीन व्यंजन हो जाएगा और उसमें स्वर विद्यमान नहीं है। तब मिलन किसका होगा? क का, अर्थात एक व्यंजन का मिलन किससे होगा? ई, एक स्वर से, और ये दोनों मिलकर के, क और ई मिलकर के, अर्थात व्यंजन और स्वर मिलकर के जो निर्माण करेंगे वो वर्ण होगा गी। क्या होगा? गी। इसका कारण क्या है, क्यों बनेगा, ये मैं बताऊंगा। तब जाके ये शब्द बनेगा। इन दोनों के मिलने से, क और ई के मिलने से शब्द क्या बन जाएगा? वागीश। क्या बन जाएगा सर? वागीश। लेकिन यहां पर अगर हलंत नहीं देता तो ये वाकेश बन जाता, और जब हलंत दिया तो स्वर गायब हो गया और व्यंजन से कौन मिला? स्वर। तो जो विकार हुआ वह ग पैदा हुआ और ये कहलाई व्यंजन संधि। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि व्यंजन संधि के प्रथम पद का अंत हल में होना चाहिए और हल में अंत करने वाले वर्णों को हलंत वर्ण कहा जाता है। क्लियर? तो ये
वागीश का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जो व्यंजन में स्वर मिला तो निर्माण हुआ जो विकार, वो कहलाई व्यंजन संधि। ये तो परिभाषा थी। अब हम विकार के लिए कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं और आप शायद नोट भी कर लिए होंगे। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और हटाने के बाद व्यंजन संधि से रिलेटेड, जैसे स्वर संधि से रिलेटेड मैंने कहा था कि भाई शब्द तो ये पूरी संधि पर है कि दोनों पद सार्थक होने चाहिए, दोनों पदों का मेल अर्थ मूल पद से होना चाहिए और परिवर्तन भी सही होना चाहिए, यानी वर्णों का मेल सही होना चाहिए। ये संधि का, संपूर्ण संधि का नियम है। आज व्यंजन संधि के लिए मैं आप लोगों को यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ जो राम बाण लाइन है, राम बाण। इसको खाली पकड़ लिए तो व्यंजन संधि लेके उड़ जाओगे। लाइन क्या है कि आप एक बात बता दो कि अगर मेल होता है, मेल अगर दो लोग परस्पर मिलते हैं तो हम लोग देखें कि शादी विवाह में भी लोग कुंडली मिलवाते हैं। काहे कुंडली मिलवाते हैं? इसलिए मिलवाते हैं कि दो बराबर गुण वाले, दो बराबर व्यक्तित्व वाले, दो बराबर आर्थिक लेवल वाले लोगों का ही आपस में मिलन होना चाहिए। अगर मान लो सपोज दैट हम मध्यम वर्गीय परिवार की शादी मेल कटरीना कैफ के परिवार से हो जाए तो उस शादी लंबा नहीं चलेगी। तो मध्यम वर्गीय परिवार का मेल मध्यम वर्गीय परिवार से ही होना चाहिए, अर्थात मेल बराबर वालों के बीच होता है। और जब परिवर्तन होगा तो परिवर्तन भी उसी में होगा जिससे वो मेल खाया था। तो परिवर्तन भी समान और मेल भी समान होना चाहिए। ये बात ध्यान में रहना चाहिए। किसके लिए? व्यंजन संधि के लिए। अब पूरे व्यंजन संधि में मात्र 90% सेक्शन पे एक ही बिंदु अटकी हुई है और वो बिंदु क्या अटकी, जरा फिर से मैं रिवाइंड करता हूँ, मैंने टॉपिक भी पढ़ाया, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर मैं लिखा के से क तो के अल्प प्राण है और के एच ख तो ये महाप्राण, जी से ग ये अल्प प्राण और जी एच घ ये महाप्राण है और यन से अंग तो ये अल्प प्राण है। ये रफ कार्य है। ये मैं बता रहा हूं कि भाई बताया था कि अल्प प्राण में एच नहीं होता, अल्प प्राण की इंग्लिश करेंगे तो एच नहीं होता और महाप्राण की इंग्लिश करेंगे वर्ण की तो 100% उसमें यच होना चाहिए। इसी आधार पर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण हुआ, दूसरा और चौथा महाप्राण, जबकि अंतःस्थ य र ल व में यच नहीं है इसलिए वो अल्प प्राण और श स ह अर्थात उसमें संघर्षी में एच है इसलिए वो महाप्राण थे। क्लियर? तो अगर अल्प प्राण को बदलना होगा, प्राण माने वायु होता है, शक्ति होता है, मेरा शक्ति जो है भैया, मैं दुबला पतला आदमी अल्प प्राण टाइप में, तो मैं ग्रेट खली से नहीं युद्ध कर सकता। वो महाप्राण है, उसका प्राण ज़्यादा है। मैं देशज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो मुझे बदलना होगा तो मैं अपने ही जैसे में बदलूंगा और उसको बदलना होगा तो वो अपने ही जैसे में बदलेगा। अर्थात केवल और केवल आपको व्यंजन संधि में एक बात दिमाग में रखना है, रखिएगा, पूरी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। और वो लाइन क्या है कि अल्प प्राण कौमा अल्प प्राण में बदलता है, अल्प प्राण में तथा महाप्राण किस में बदलेगा? तथा महाप्राण, यानी जिसमें अंग्रेजी का यच होता है, महाप्राण में अल्प प्राण में तथा महाप्राण में बदलता है। बस इसी लाइन को ध्यान में रखना है। अल्प प्राण में तथा महाप्राण में बदलता है। अब आइए हम व्यंजन संधि के तोड़ने का नियम बताते हैं, विच्छेद करने का नियम। तो अब विच्छेद नियम किसका विच्छेद नियम? विच्छेद नियम किसका? व्यंजन संधि का विच्छेद नियम। तो विच्छेद नियम की बात करें तो एक लाइन दिमाग में रहे, अल्प प्राण में तथा महाप्राण में बदलता है। ठीक है? तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो अगर आप किताब खोलते हो, किताब में देखते हो तो आपको पता है ना कि वर्ग का, अगर मैं बात करूं तो वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण है, तीसरा वर्ण अल्प प्राण है और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है।
जबकि दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। तो अगर वर्ग के पहले वर्ण को यहाँ पहला लिख दे रहा हूँ, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा और यहाँ पांचवा। तो अगर कभी भी इस वर्ण को बदलना है, वर्ग के पहले वर्ण को बदलना है, तो ये अल्पप्राण है। तो भी ऐसे भी देखोगे तो 1, 3, 5 विषम संख्याएं हैं, 2 और 4 सम संख्याएं हैं। तो क्या कहा, अगर वर्ग के पहले वर्ण को अल्पप्राण में, तो वर्ग का पहला वर्ण बदलेगा तो अल्पप्राण तीसरे में या अल्पप्राण पांचवें में ही बदलना चाहिए। ये जो किताबी नियम है ना, यहीं से आया, अल्पप्राण में, महाप्राण में। यही कारण है कि पहला वर्ण अल्पप्राण होने के कारण तीसरे वर्ण अल्पप्राण में और पहला वर्ण अल्पप्राण होने के कारण पांचवें वर्ण अल्पप्राण में बदलेगा। ये कभी भी महाप्राण दूसरे वर्ण और कभी भी महाप्राण चौथे वर्ण में बदल नहीं सकते। क्लियर? तो ये आया आपका रूल, किताबी नियम आ गया ना, अर्थात पहला नियम जो किताब में है, ये मैं समझा रहा था। किस आधार पर अल्पप्राण में बदलता है? इस आधार पर वर्ग का पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? वर्ग का पहला वर्ण तीसरे या किस में बदल जाएगा? पांचवें में। तीसरे या पांचवें में क्यों बदल जाता है? क्योंकि अल्पप्राण में पांचवें में बदल जाता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बदल जाता है। रीजन तो आप समझ ही गए होंगे साहब। तो अल्पप्राण में और महाप्राण में। इस आधार पर मैं अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उदाहरण ले रहा हूं, जैसे वांगमय। तो वांगमय में अंगौ जो है, अंगौ वर्ग का पांचवा वर्ण है। वर्ग का, किस वर्ग का? कवर्ग का। तो अगर अंगौ को बदलेगा तो वर्ग का पांचवें, अब उल्टा, वर्ग का पांचवा वर्ण किस में बदल जाएगा? पहला में। तीसरा भी रहेगा संधि पद में, शब्द में, तो पहले में। तीसरा और पांचवा पहले में, और तोड़ेंगे तो पहला, तीसरे या पांचवें में। तो ये अंगौ है, तो यहाँ अंगौ किस में बदल जाएगा? क में। जरा ध्यान देना, अभी मैं थोड़ा गलत लिखूंगा। तो ये, और इसके बाद छाप देना है, परिवर्तन करके ना, बदल करके एकदम छाप दो। तो छाप दिए तो यहाँ पर क्या बचा? मैं। शब्द बचा मैं। अगर मैं की बात करूं तो देखो यहाँ पर गलती क्या हुई कि मैंने क में हलंत नहीं दिया, जबकि हलंत देना चाहिए। अगर हलंत नहीं देंगे तो फिर इसमें प्रत्येक व्यंजन में स्वर विद्यमान है, स्वर से मिलने लगेगा व्यंजन। लेकिन व्यंजन से मिलाना, मैं परिभाषा, व्यंजन से मिलाना स्वर और व्यंजन को, अर्थात अगर आप हलंत दे देंगे तो क से स्वर गायब, और स्वर गायब तो व्यंजन किससे मिल जाएगा? व्यंजन से। व्यंजन मिल जाएगा व्यंजन से। और ये क और म, तो क किस में बदल जाएगा? अगर क को बदलना है सर, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, तो अंगौ ये क किस में बदला? अंगौ में। और संधि पद में अंगौ बदला क में। तो ये वाक धन मैं। ठीक है? अगर मैं कहूं, जरा देखो आप, खडानन शब्द क्या लिया? खडानन ले लिया, खडानन। तो देखो यहाँ पे ड दिख रहा है, ड कौन सा वर्ग है? ड वर्ग का तीसरा वर्ण। किस वर्ग का? ट वर्ग का। ट ठ ड। तो तीसरा भी रहेगा तो किस में आ जाएगा? पहले में। पांचवा भी रहेगा, तीसरा पहले में, और पांचवा भी पहले में। तो ये ट वर्ग का वर्ण है, इसलिए ड किस में बदल जाएगा? ट में, और हो जाएगा खट। और फिर देना क्या पड़ेगा? हलंत। प्रत्येक व्यंजन संधि के प्रथम पद के अंत में हलंत का प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा व्यंजन स्वर या व्यंजन से नहीं मिलता है। आपको हलंत देना ही पड़ेगा और इस व्यंजन को स्वर विहीन बनाना ही पड़ेगा, तब वो शुद्ध व्यंजन हल व्यंजन कहलाएगा। तब संधि होगी खट धन आनन। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो खट धन आनन। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स को मैंने लिया है वीडियो में, एक दो एग्जाम्पल्स को ही लेके चल रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं
तो कुछ और भी शब्दों को ले सकता हूं, जैसे देखो तन्मय शब्द मैं ले रहा हूं, क्या तन्मय, तन्मय, तन्मय लिया ना सर। तो ये न है, नौ, नौ कौन सा अक्षर है, पंचमा अक्षर, किस वर्ग का, तवर्ग का, त थ द ध न। तो ये तवर्ग का है साहब, तो न फिर किस में बदल जाएंगे, त में, पांचवा वर्ण पहले में बदलना चाहिए, अल्प प्राण में बदलना चाहिए। तो तत् धन मैं, तत् धन मैं। तो ये पहला वर्ण यानी अगर इस ये बदला है, ये विच्छेद है, ये विच्छेद है, तो ये इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे करूं तो ये त न में बदल गया। इस तरह आपने देखा कि वर्ग का पहला वर्ण तीसरे और पांचवें में क्यों बदलता है। कल कोई पूछता है तो इसका एक ही उत्तर है कि सर बदलाव और मिलन समान गुणों में होता है, और अल्प प्राण में बदलता है, और महाप्राण में बदलना चाहिए। दिस इज द लॉजिक ऑफ व्यंजन संधि। अब बबुआ ये दिमाग में रखोगे, कहीं गड़बड़ नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। आगे तो ये टेलर है, फिल्म दिखाता हूं, इसके बाद पूरा वीडियो में बने रहना, गारंटी है आज। चलो इसको हटा देता हूं भाई। अब इसको हटाने के बाद मैं एक चीज लिख रहा हूं, इस एक बात लिख रहा हूं, ये दिमाग में रहे, अल्प प्राण में और महाप्राण में बदलता है। ये संधि विच्छेद, व्यंजन संधि के विच्छेद का पहला पॉइंट था। अब हम जरा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की। जब हम लोग किताब में देखते हैं, मैं आज किताब को भी लूँगा, खुद को भी लूँगा, और पूरी गणित दिखा रहा हूँ कि यदि हम किताब को लेते हैं साहब, तो किताब को लेने पर उसमें देखते हैं लिखता है त संबंधी नियम। हेडिंग क्या बनाता है, त संबंधी नियम, यानी किससे रिलेटेड नियम, त से रिलेटेड नियम। अर्थात व्यंजन संधि में तो संबंधी नियम 10-12 दिए हुए हैं, 10-12, लेकिन वो क्यों दिए हैं, वो क्यों बदल रहा है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक डिस्कस किया, हमेशा अल्प प्राण में बदलता है, महाप्राण में, जिसके तहत वर्ग का पहला वर्ण तीसरे और पांचवें में बदला था। अब त संबंधी नियम की बात करते हैं, तो जरा समझना कि हम अगर पॉइंट नंबर ABCD करके या ऐसे ही चलते हैं, तो देखो हम त से मिलाने जा रहे हैं, त से, त और यहाँ डाला प्लस, तो त उस संध्या पद का विच्छेद का प्रथम पद होगा, प्रथम पद का अंत होगा, त से प्रथम पद अंत करेगा। और यहाँ पर मैं यहाँ खाली छोड़ रहा हूँ, यानी त से मैं मिलाने चला हूँ, त से मिलाने चला हूं। तो अब प्रश्न है कि त से क्या क्या मिल सकता है, त से कौन वर्ण मिल सकते हैं। तो एक बात समझो, त से कवर्ग नहीं मिल सकता। बोला काहे नहीं मिल सकता, तो मैंने कहा ना मिलन समानता में होनी चाहिए। तो जब त का उच्चारण करोगे तो जिह्वा जाकर के दंत को छू रही है, और दंत को छूते हुए ऊपर उठ रही है। जबकि आप कवर्ग के वर्णों का उच्चारण करोगे तो पूरी अंगुलियां डाल के उच्चारण हो जाता है कंठ में, क ख ग घ अंग बोल के देखो, त नहीं बोल सकते हो, क नहीं बोल सकते, तो नहीं बोल सकते, अर्थात कवर्ग का त से गुण नहीं मिलता, अर्थात त से कवर्ग का कोई वर्ण नहीं मिल सकता है। 25 स्पर्शी व्यंजन में से त से कवर्ग नहीं मिल सकता, लेकिन जब चवर्ग की बात करोगे तो च में भी जिह्वा तालु को छूती है, तवर्ग में भी जिह्वा तालु को छूती है, और तो खुद अपने तवर्ग का वर्ण है। अर्थात ये डाल करके अंगुली ना आप चवर्ग बोल सकते हो, ना टवर्ग बोल सकते हो, न ही तवर्ग बोल सकते हो, लेकिन कवर्ग और पवर्ग बोल सकते हो। क ख ग घ अंग प फ व भ म चैलेंज है, ट ठ ड ढ च छ ज झ त थ द द नहीं बोल सकते। तो मिलन बराबर वालों में, अर्थात यही कारण है कि त से कवर्ग और पवर्ग को मिलने का अधिकार नहीं है। अब तो त से मिलेगा कौन, चवर्ग, तो त से मिला च, फिर त से कौन मिल सकता है, छ, चवर्ग का वर्ण, कवर्ग नहीं मिलेगा।
अभी बताया क्यों, त से ज मिलेगा और त से क्या मिल सकता है, झ। समझ में आई बात। अब कहा कि त से जब च मिलता है तो बदलना किसको है, जिसको बदलना होगा हम उसी में हलंत मारेंगे। अरे मर्दे, जब साइकिल पंचर हो जाई, देख ले बोला ट्यूबा पर काहे रगड़े सब, ऐसे रगड़े सब कि जब तक वो खाली नहीं करेगा तब तक मिलन नहीं होगा। सुलेशन मिलाना पड़ेगा ना, जब मिलेगा तब जाके परफेक्टनेस आएगी, बदलाव आएगा। तो आपको इनको अर्ध में बदलना होगा, जिनको बदलना है उनको अर्ध में बदलना होगा, स्वरविहीन करना होगा। अभी तो मिलन करा रहा था। तो त से चवर्ग के 4 वर्ण मिलाया और फिर अगर बात करूं आगे तो क्या त से इया मिल सकता है? बोला गुरुजी काहे नहीं मिल सकता है, तो चेक मशीन लगा लो। तो अगर नासिका बंद करते हो, नासिका, तो वायु नासिका में नहीं जाती। लेकिन आप बोलते हो अंगा अंगा, दिक्कत हो रही, नासिका में जा रही है, या नासिका में जा रही है, न नासिका में जा रही है, अर्थात अड़ नासिका में जा रही है। अर्थात त का कोई भी मेल अनुनासिक के वर्णों से, पंचमाक्षरों से नहीं है। वो नासिका से बोले जाते हैं, ये केवल मुख ध्वनि है। अर्थात त से कोई पंचमाक्षर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मिलन समान गुण में होना चाहिए। और इनका त का नासिका से कोई लेना देना नहीं, जबकि पंचमाक्षरों का नासिका से लेना देना है। तो त से फिर चवर्ग का इया नहीं मिल सकता। तो अब किसकी लाइन आएगी? टवर्ग मिलेगा। टवर्ग, क्योंकि इसका भी जिह्वा का रोल है, कवर्ग में जिह्वा का रोल नहीं, पवर्ग में जिह्वा का रोल नहीं, लेकिन टवर्ग, चवर्ग और तवर्ग में जिह्वा का रोल है, समानता है। तो त से ट मिला। फिर बोला सर जी त से ठ मिल सकता है, त से ड मिल सकता है, त से ड मिल सकता है, टवर्ग का वर्ण है, और त से ढ मिल सकता है। ओके, त से ढ मिल सकता है, क्यों? क्योंकि टवर्ग का वर्ण है। लेकिन क्या अण मिल सकता है? बोला नहीं। काहे हो? इसलिए नहीं मिल सकता कहे से कि पंचमाक्षर है, और पंचमाक्षर नहीं मिलेगा, उसका उच्चारण नासिका से होता है और इसका उच्चारण नासिका से नहीं होता। ठीक, अभी मैं मिला रहा हूं, बदलूंगा, अभी तो सिखा रहा हूं कैसे मिलता है। अब जब इधर बात आई तो अब इधर भी देख लेते हैं कि त का मिलन किससे हो सकता है। और फिर मैंने लिखा यहाँ त, और त से मेल कराने चल रहा हूं। तो अब टवर्ग भी मिल गया। अब बात किसकी आएगी? तवर्ग की। किसकी बात आएगी? तवर्ग की। तो त जैसे ही अपने वर्ग के वर्ण से मिलेगा, तवर्ग से मिलेगा, तो तवर्ग तो तवर्ग तो त का ही वर्ण है ना। त किस वर्ग का वर्ण है? तवर्ग का। तो जैसे ही अपने वर्ण से मिलेगा, अपने वर्ग से मिलेगा, तो ये किस में बदलेगा, इसकी चर्चा मैं करूंगा। मैं यहाँ तवर्ग लिख दिया हूँ, पूरा का पूरा तवर्ग लिख दिया। किस में बदलेगा इसकी चर्चा होगी। मिला रहा हूँ पहले। अब त को मिलाने चल रहा हूँ। क्या त जो है प फ व से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके उच्चारण में जिह्वा का रोल नहीं। अब आया मैटर कि अंतः अस्था वर्णों में य, र, ल और व का उच्चारण जब करोगे, आप बोल के देख लो, तो इनमें क्या है कि य तालव्य है। आप बोलो य, जिह्वा दांत को नहीं छूती। र मूर्धन्य है, जिह्वा दांत को नहीं छूती। ल जिह्वा दांत को छूते हुए ऊपर उठती है। और त में भी, त का भी उच्चारण स्थान दंत है और ल का भी उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक, तो दोनों एक जैसे हो गए। किस उच्चारण आधार पर? दंत के आधार पर। तो त से य को मिलने का अधिकार नहीं, र को मिलने का अधिकार नहीं, तो त से कौन मिलेगा? ल। आगे बढ़ते हैं। व, त से वह भी नहीं मिलता, क्योंकि वह के उच्चारण के लिए होठ की जरूरत है, होठ की। और जिन वर्णों का उच्चारण होठ से होता है उससे त कभी नहीं मिलता, उससे त नहीं मिलता। इसलिए पवर्ग से नहीं मिलता और व से भी नहीं मिलता। अब त मिल किससे सकता है? अब उसमें व्यंजनों पे आते हैं। तो आप बोल के देखो जरा, सलजम सलजम सलजम। तो ये त तालव्य श से मिल जाता है, मिलता है, लेकिन इसका कोई मेल नहीं है, इसका कोई मेल नहीं है। ये मिलाया जाता है, शब्द निर्माण होता है।
तो जब मेल नहीं होता है तो उसका परिणाम क्या होता है ये इसमें मैं बताऊंगा। इनका मेल नहीं है तो परिणाम क्या होगा इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। और फिर सर तो ह से भी मिल जाता है, जबकि ह कंठ होता नहीं है, ह का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ह से मिलने पर शब्द निर्माण होता है। तो सर जब मिलेगा ना जो कि मेल बराबर का नहीं है तो इसका परिणाम भी इनसे अलग होना चाहिए और अलग होगा। अब ह तक पहुंच गए और अक्षत्र ज्ञ तो संयुक्ताक्षर हैं, उनसे वो मिल नहीं सकता। तो इतने ही वर्ण मिलने का अधिकार किससे रखते हैं? त से। देख लो, त से क वर्ग नहीं मिल सकता, 5 खत्म। च वर्ग के 4 वर्ण, ट वर्ग के 4 वर्ण, त वर्ग अपने ही वर्ग से मिल सकता है, चारों से पंचमाक्षर में बदलेगा यानी चारों से मिल सकता है। तो चरती है 12 और प वर्ग से मिल नहीं सकता। तो य और ल में ल से तो 13 और उधर तालव्य से और ह से मिलता नहीं, मिलाया जाता है। तो 13 2 15 यानी कुल 33 वर्णों में से केवल ये 15 वर्णों से ही आपस में मिलता है। अब मिलेगा तो परिवर्तन क्या होगा, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जब च त च से मिलेगा तो जिसको आपको बदलना है उसको तो स्वर विहीन करना पड़ेगा ना, स्वर विहीन करना पड़ेगा यानी उसमें हल देना पड़ेगा। तो हमें बदलना किसको है? तो संबंधी नियम। बदलाव किस में होगा? तो में। तो तो में यहाँ क्या दे दिया? हलंत। यहाँ भी हलंत, यहाँ भी हलंत, यहाँ भी हलंत, यहाँ भी हलंत, यहाँ हलंत, सब में हलंत। ये प्रथम पद का अंत है। यहाँ भी हलंत, यहाँ भी हलंत और यहाँ भी हलंत और यहाँ भी हलंत मैंने दे दिया। अब जरा यहीं पे समझना, यहीं पे एस के सिंह का देशज मसाला चालू हो रहा है। पूरी तरह गणित में दिखाऊंगा, जरा ध्यान से समझना। देखो भैया, तो अल्प प्राण है कि नहीं है? तो में यच नहीं है ना, अल्प प्राण है। और च भी क्या है? अल्प प्राण है। तो लाइन क्या लिखे हैं पीछे? अल्प प्राण में बदलता है और महाप्राण महाप्राण में। तो इसमें बदलना है तो को। किसको बदलना है? तो को। तो निश्चित रूप से यह तय हो गया कि तो कभी भूल कर भी महाप्राण में नहीं बदल सकता, उन वर्णों में नहीं बदल सकता जिनके अंग्रेजी करने पर उनमें यच लगा हो। ये तो बदलेगा तो उन्हीं वर्णों में बदलेगा जिनमें यच न लगा हो। क्लियर? ये यच रहित, हकार रहित यानी अल्प प्राण है तो अल्प प्राण में ही बदलेगा। तो जब तो च से मिलता है तो अल्प प्राण से मिला, च भी अल्प प्राण है, तो भी अल्प प्राण है। तो खट से तो किस में बदल गया? च में। क्यों बदला? क्योंकि अल्प प्राण से मिला, अल्प प्राण से मिलेगा तो अल्प प्राण में खट से बदल जाएगा और अल्प प्राण को अल्प प्राण में ही बदलना ही बतिया कई बार बोल रहा हूं, कई बार। जिसमें यच वाला है उसको बदलना होगा भैया मेरे, यच वाले में ही बदलेगा। अगर यच वाला नहीं है तो हम अनुरोध कर रहे हैं वो बिना यच वाले में ही बदलेगा। तो च से मिला तो च में बदल गया। और ये इसमें भी अर्ध है, ये हलंत है तो इसमें भी हलंत होना चाहिए। जब तो छ से मिला तो अल्प प्राण है और छ महाप्राण है और बदलेगा ही किसमें? अल्प प्राण में ही। तो छ से मिलने के बावजूद छ के किसमें बदलेगा? अल्प प्राण में। और छ का अल्प प्राण क्या है? च है। देखे, तो महाप्राण से मिलने पर भी बदलना है तो अल्प प्राण में ही बदलेगा। यही कारण है कि तो छ से मिलने पर भी च में ही बदलेगा। अब तो आप मेरे साथ सूत्र बना सकते हो, खट खट, ई अल्प प्राण, ई अल्प प्राण। तो ज से मिलेगा तो किस में बदल जाएगा? ज में, क्योंकि अल्प प्राण है। लेकिन जब तो झ से मिलेगा तो ये महाप्राण है, लेकिन ये तो अल्प प्राण में बदलेगा। तो झ का महाप्राण क्या है? अल्प प्राण क्या है? ज। यही कारण है ज में ही बदल जाता है। जब तो ट से मिलेगा तो ट अल्प प्राण है तो खट से ट में बदल जाएगा। लेकिन जब ये ठ से मिलेगा तो ये महाप्राण है और ये बदलेगा अल्प प्राण में ही, तो ट में ही बदलेगा। जब तो ड से मिलेगा तो ये अल्प प्राण है तो खट से अल्प प्राण में बदल जाएगा। लेकिन जब ये ढ से मिलेगा तो ये महाप्राण है, लेकिन ये बदलेगा किस में? अल्प प्राण में ही, क्योंकि तो अल्प प्राण है। बिना यच वाले में ही इसको बदलना होगा। फिर आते हैं तो जब अपने तवर्ग से मिलेगा, अपने ही वर्ग से मिलेगा, तो फिर वहां पर तो बदलेगा अल्प प्राण में ही। तो अल्प प्राण वहां पर क्या है? वर्ग का तीसरा और
पांचवा, तो त वर्ग से मिलने पर भी किस में बदलेगा, द या न में, क्योंकि त का अल्प प्राण द ही है और तीसरा वर्ण अल्प प्राण है और ये पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, इसीलिए त अपने वर्ग से मिलने पर किस में बदल सकता है, या बदल सकता है तो द या न में, क्योंकि एक अल्प प्राण को अल्प प्राण में बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये पहला नियम के अनुसार ये बदल गया। फिर जब तो ल से मिला तो मित्र ल में यच नहीं है ना, एल से ल यच नहीं है ना, तो ये अल्प प्राण ये भी अल्प प्राण, तो खट से अल्प प्राण से मिलेगा तो वो उसी अल्प प्राण में बदल जाएगा। अब यहाँ मैटर फंसा कि आपने तो से मिलाया स को, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब नहीं लेना देना है तो कहा कि तू अलग बदल, मैं अलग बदलूंगा। तो यही रीजन है, दोनों का कोई मेल नहीं है, तो यहाँ तो भी बदलेगा और स भी बदलेगा और यहाँ तो भी बदलेगा और ह भी बदलेगा, क्योंकि इन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं। तो स से मिलेगा तो त भी बदलेगा और स भी बदलेगा। तो किस में बदल सकता है, एक बात दिमाग में, ये अभी मैं चर्चा कर रहा हूं कि भैया तो जब स से मिलेगा तो वो किस में बदलेगा, च में, क्योंकि सारे वर्णों का बदलाव करते करते ल तक आते आते खत्म हो गया और आप उसमें में बदल नहीं सकते। तो फिर से शुरू में जाएंगे तो स से मिलने पर किस में बदला, च में। तो इस स लगा छटपटा नहीं, अरे भैया तू तो मेरे से मिलकर के च में बदल गया, तो कहा तो मैं किस में बदलूं, तो कहा कि बेटा मैं अल्प प्राण में बदला हूं, तो तू इसी के तू महाप्राण है ना, तू पावर ज्यादा है तेरे में, तो मैं अल्प प्राण हूं तो मैं च में बदला। तो स को बोला तू च के महाप्राण होने के कारण किस में बदल जा, महाप्राण में। तो त अल्प प्राण है तो च में बदला और ये स महाप्राण है, इसलिए स च के महाप्राण छ में बदला और सिद्ध हो गया बात, अल्प प्राण में और महाप्राण महाप्राण में बदलता है। अब तो से जब ह का मिलन हुआ तो मित्र द में बदलता है, क्योंकि द में बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो बोला हाँ, अरे भाई अब हम किस में बदलेंगे, तो कहा मैं अल्प प्राण हूं तो मैं अल्प प्राण द में बदला, तो तू बेटा महाप्राण है तो तू द के महाप्राण किस में बदल जा, ध में बदल जा। इस तरह ह किस में बदल गया, ध में, क्योंकि महाप्राण महाप्राण में बदलता है। क्लियर। अब इन सभी चीजों को आप एक मिनट में जो भी हो, चूंकि आप नोट भी करते चल रहे होंगे, आप नोट कर लेना। कुछ लड़कों का कंप्लेन है कि सर आप जरा बोर्ड से हट जाया करिए, तो मैं बोर्ड से हट गया हूं, साइड में हूं, आप नोट कर लो। आप नोट करने के बाद अभी इनके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखें कि अल्पप्राण के वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन हुआ, उसके बाद आपने देखा कि जब तो च से मिला तो च में बदला, जब तो छ से मिला तो च में बदला, जब तो ज से मिला तो ज में बदला, लेकिन झ से मिला तो ज में बदला, और जब तो ट से मिला तो ट में, ठ से मिला तो भी ट में, लेकिन तो ड से मिला तो ड में ही बदल जाएगा अल्पप्राण में, लेकिन ढ महाप्राण से मिलने पर तो ड में ही बदलेगा, क्योंकि वो अल्पप्राण में ही बदल सकता है। तो अपने वर्ग से मिलेगा तो द या न में बदलेगा, क्योंकि तीसरे और पांचवें अल्पप्राण वर्ण है और त भी अल्पप्राण वर्ण है। जब तो ल से मिलेगा, पवर्ग से मिल नहीं सकता, कवर्ग से मिल नहीं सकता, तो जब तो ल से मिलेगा तो ल भी अल्पप्राण है, इसीलिए तो ल में बदल जाता है। लेकिन जब तो तालव्य श से मिलता है तो दोनों बदलते हैं, और तो च में बदलेगा अल्पप्राण होने के कारण, तो स महाप्राण होने के कारण च के महाप्राण छ में बदलेगा। लेकिन जब तो किससे मिलेगा, ह से, तो द में बदल जाएगा, और ह महाप्राण होने के कारण द के महाप्राण ढ में बदल जाएगा। इन सब चीजों को अब हम उदाहरण की कसौटी पे कसते हैं, जरा समझिएगा। देखो भाइयों, यहाँ च अर्ध है, और जब बदल रहा था, जब विकार पैदा हो रहा था, तो वो अर्ध ही था। अर्ध का अर्ध में, पूर्ण का पूर्ण में भी परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन और बदलाव समान में ही होगा। तो बोला ये आधा च है, तो ये च किस में बदल जाएगा, त में, सॉरी ये च किस में बदल जाएगा, त में, और ये अर्ध व्यंजन में बदल गया। तो इसको बदल के आगे पीछे छाप दो, खाली बदलो और छाप दो। तो यहाँ च है तो ये त में बदला, तो यहाँ क्या बचा है,
चारण, तो द्वितीय पद का निर्माण कर लो, ये चारण हो गया। और यहाँ बचा क्या है, उ, तो टूट गया हो उत धन चारण, टूट गया ना। यहाँ जगत छाया, ये संयुक्त मिलना चाहिए, ये संयुक्त च है, आधा है, तो फिर किस में बदल जाएगा, त में है, ये भी आधा था तो किस में बदला था, त में। तो ये खट से आधा वाला ये प्रथम पद का अंत लेगा, यहाँ से ले लेगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, ज ग च बदल गया त में, तो जगत। अब बच क्या गया, छाया, तो जगत धन छाया। समझ में आई बात। अब कहो विपद जाल, तो यहाँ संयुक्त हुआ, तो ये ज किस में बदल जाएगा, त में, क्योंकि इसके बाद ज आया है, तो त ज से मिलेगा, त ज से मिलेगा, तो त किस में बदल जाएगा, ज में। तो अब यहाँ से शब्द क्या बन गया, विपत, क्या बना साहब, विपत, और त में क्या होना चाहिए, हलंत, और बचा क्या, जाल, तो विपत धन जाल। फिर उज्झटिका, उज्झटिका, तो यहाँ ज झ आपस में संयुक्त हुए, तो फिर ज किस में बदल जाएगा, त में। अब सूत्र बन जाएगा त प्लस झ, तो त बदल जाएगा ज में, अल्प प्राण, अल्प प्राण में। तो यहाँ ई मिल करके यहाँ बना लेंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा, उत, क्या बन जाएगा, उत, और इधर बचा क्या, झटिका, तो छाप दो, द्वितीय पद छाप दो, उत धन झटिका, एकदम गणित है। बृहट्टिका, टट संयुक्त हुआ, तो ये खट से किस में बदल जाएगा, त में, और शब्द क्या बन जाएगा, बृहत, बृहत धन टीका, बृहत धन टीका। तो अब एक बार और समझ लो, देख लो भैया, तो च से मिला, तो च से मिला, तो त बदला किस में, च में। जब तो छ से मिला अल्प प्राण महाप्राण से, तो त को बदलना अल्प प्राण में है, इसलिए ये च में ही बदलेगा। जब तो ज से मिला तो अल्प प्राण है, तो खट से तो ज अल्प प्राण में बदल गया। जब तो झ से मिला तो ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण में ही बदलेगा, इसलिए तो ज में ही बदलता है। जब तो ट से मिला तो ये अल्प प्राण में है, इसलिए तो खट से ट में बदल गया। अब यहाँ ड है, तो ये अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है, दोनों अल्प प्राण है, तो ड त में बदल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा उत धन, इधर क्या बचा, डयन, तो उत धन डयन, संधि किसकी हो जाएगी, उड्डयन की। समझ में तो आ ही रहा होगा ना, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखना। बहुत लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर अपने हर वीडियो पर डाल रखा हूँ, 72 75 56 90 76, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्वेश्चन करो व्हाट्सअप पर, पुट करो, चाहे जैसे भी करके कॉल करो, मिस कॉल मारो, मैं फुल कॉल रिटर्न करूंगा। हर हाल में सफलता हम लोगों को प्राप्त करना है, और हम बार बार बोलते हैं कि राठौर वर्ल्ड आपसे है, राठौर वर्ल्ड आपसे है, ये आपका चैनल है। अगर मेरी बातें सही लग रही हो तो आपकी सफलता मेरी और मेरी सफलता आपकी, तो पूरे वीडियो में बने रहो, और राठौर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फैला दो गांव गांव में, गली गली में, उन बच्चों के पास जो आज आर्थिक समस्याओं के साथ पढ़ नहीं सकते, उनको मैं पढ़ाऊंगा। और मैंने कहा बहुत जल्द मैं लाइव क्लास लेके आने वाला हूं, और एक वीडियो विसर्ग संधि का लेने के बाद मैं तुरंत अंग्रेजी में एंट्री मारने जा रहा हूं, और अंग्रेजी की टॉपिक या तो आर्टिकल शुरू करूंगा या तो प्रीपोजिशन। बहुत जल्द अंग्रेजी का वीडियो भी लेके मैं आ रहा हूं सर। तो ये उल्लेख की बात कर रहा था, तो उल्लेख में भी ल ल संयुक्त हो गया, तो ये ल किस में बदल जाएगा, त में, और शब्द बन जाएगा, पद बन जाएगा उत धन लेख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ल से मिला तो ये ल में बदल गया। तल्लीन, तल्लीन में भी ल ल संयुक्त है, तो ये किस में बदल जाएगा, त में, तो शब्द क्या हो जाएगा, तत् धन लीन, तत् धन लीन, तो सूत्र आ गया त धन ल, तो त किस में बदल गया, ल में। ठीक है, फिर कहा क्या, उच्छ्वास, ओ तो दुन्नू पे हलंत है, च पे भी हलंत, छ पे भी हलंत, तो दुन्नू का टायर पंचर है, तो दुन्नू पे सुलेशन लगाना पड़ेगा, दोनों को बदलना पड़ेगा। तो देखो, तो च किस में बदल जाएगा, त में। उधर विकार में जाओ, च छ कब बन रहा था, च छ तब बन रहा था जब त
तालव्य स से मिल रहा था तो त च में, और ये तालव्य स छ में बदल रहा था, तो मैं यहाँ पर त को च को त में बदल दिया और छ किस में बदल गया, तालव्य स अर्ध है तो अर्ध। अब देखो दोनों पद निर्माण हो गए, यहाँ से ई पद और यहाँ से कौन सा पद, ये पद। तो पद क्या आ गया, उत, क्या आ गया सर, उत, और ये आधा स उसमें जाके संयुक्त हो गया तो क्या हो गया, श्वास, उतधन श्वास। ठीक है, उतधन श्वास आपका पद निर्मित हो गया, जहाँ रूल बना त, जब त तालव्य स अर्ध से मिला तो त च में और तालव्य स छ अर्ध में बदल गया। अब आते हैं सच्छास्त्र। तो सच्छास्त्र में देखो ये छ पे हलंत नहीं है, लेकिन ये फिर भी तो बदलेंगे ही बदलेंगे। तो ये तो पूर्ण है तो पूर्ण में बदलेगा, अर्ध है तो अर्ध में बदलेगा। तो ये च किस में बदल जाएगा, त में, और छ तालव्य स अर्ध नहीं पूर्ण में, क्योंकि ये छ पूर्ण है। तो फिर रूल पे जाओगे तो स से मिलेगा तो त किस में बदल जाएगा, च में, और स बदलेगा छ में। तो शब्द क्या आ गया, सत धन, यहाँ स बदला तो शास्त्र, सत धन शास्त्र, ये बन गया। अब आगे आते हैं उद्धार। जब द ध से मिला, द ध से मिला तो ये शब्द निर्माण किया, ये परिवर्तन है। तो द ध का निर्माण कब होता है, जब त ह से मिलता है। तो ह से मिलता है तो त द में बदल जाता है, और ह महाप्राण होने के कारण ध में बदल जाता है। तो यहाँ पर ध की जगह पे ह हो जाएगा और द की जगह पे त हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा उत धन हार। समझ में आ रहा ना, त द में और ह ध में। तद्धित, तद्धित, तो तद्धित को ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, जरा देखो रफ कार्य कर रहा हूं। तद्धित ऐसे भी लिखा जा सकता था, तद्धित ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो द जाके हलंत, हलंत है, मिल गया कि नहीं मिल गया ध में, तो ये हलंत है तो ये अर्ध व्यंजन है। तो द और ध का निर्माण कब होगा, जब त से मिलेगा ह। तो खट से द बदल गया त में और ध बदल गया ह में, निर्माण कर दिया तत्। और ये ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है। तो ये चूंकि ये संयुक्त मैंने लिखा है तो ध पे ही ये ई की मात्रा है, तो शब्द बन जाएगा तत् धन हित, तत् धन हित। समझे कि नहीं समझे, तद्धित। अभी इस उदाहरण का अंतिम शब्द जगत जननी, ज ज संयुक्त हुआ तो मित्र खट से ज किस में बदल जाएगा, तो में, और शब्द निर्माण कर देगा जगत धन जननी, जगत धन जननी। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। तो त ज से मिला तो त बदल गया ज में, अल्प प्राण अल्प प्राण में, और महाप्राण महाप्राण में बदलता है। ये दिमाग में सूत्र को रखना, कहीं भी फेल नहीं हो सकते। तो चलो ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 थोड़ा, चूंकि आज मैं इसी वीडियो के अंदर व्यंजन संधि को समाप्त करूंगा तो 10 मिनट और आपका मैं अपने क्लास में लूंगा। और अब मैं रूल बना रहा हूं, और रूल नंबर बना रहा हूं तीसरा, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में एक बात बता रहा हूं कि एक सूत्र कहता है, जैसे कुछ मैं इसे उदाहरण से सिद्धांत लिखता हूं। अभी इस रूल में उदाहरण से सिद्धांत लिखूंगा। मैं पहले कुछ चीजों को तोड़ रहा हूं। जैसे देखो परिच्छेद शब्द लिखा, परिच्छेद, परिच्छेद लिखा, फिर परिच्छेद के बाद मैं शब्द लिख रहा हूं विच्छेद, विच्छेद, ठीक है सर, विच्छेद। फिर लिखा अनुच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद, अनुच्छेद। ये मैंने 3 शब्द लिए, 3 शब्द लिए। ये सभी के सभी उदाहरण विसर्ग संधि में भी आएंगे, और मैं विसर्ग संधि कैसे होगी उस समय चर्चा करूंगा। लेकिन अभी इनकी संधि करने के बाद मैं सिद्धांत का निर्माण करूंगा। तो ये इनकी संधि होती है परिधन छेद, ये क्या है, ये उदाहरण से सिद्धांत पे नियम अब चल रहा है। इसकी संधि हो जाएगी विधन छेद, और इसकी संधि हो जाएगी अनुधन छेद। समझे कि नहीं समझे। तो ये हुआ परिधन छेद, विधन छेद, अनुधन छेद। तो देख रहे हो क्या रहा है, इन तीनों में से ही च को क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। इन तीनों में से च को हटाया गया, तब एक नियम बना। जानते हो क्या नियम बन गया, ये वैयाकरणों ने नियम बनाया। और एक बात बोलूं, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, ये जबरदस्ती का बनाया हुआ नियम है।
ये सभी के सभी पद विसर्ग संधि के उदाहरण हैं और होने भी चाहिए थे, लेकिन ये चूंकि नियम भी वही बनता है यार जो उदाहरणों पे काम आता है, और ये उदाहरण पे आ गए, सार्थक पदों का निर्माण हुआ तो वैयाकरणों ने एक नियम बनाया, और वो नियम क्या बना दिया कि यदि नियम बनाया कि यदि च तथा छ, तो तथा छ आपस में संयुक्त हों, ये नियम बना इसी उदाहरण के आधार पर, इन उदाहरणों के आधार पर आपस में संयुक्त हों तथा उनके पहले प्रयुक्त व्यंजन में ह्रस्व की मात्रा हो, किसकी मात्रा? ह्रस्व की, छोटी की, ह्रस्व की मात्रा हो तो च को, अर्ध च को हटाते हुए, च को हटा दिया जाता है, च को हटाते हुए दोनों पदों का निर्माण होता है, दोनों पदों का निर्माण होता है। ठीक, ये बना नियम, किस आधार पर? उदाहरण आधार पर, जबकि ये विसर्ग के भी उदाहरण हैं। क्यों है? ये बात विसर्ग में होगा। तो नियम क्या कहा? यदि च छ आपस में संयुक्त हों और उनके पहले प्रयुक्त व्यंजन में, प्रयुक्त च छ आपस में संयुक्त है, उनके पहले प्रयुक्त व्यंजन में यदि ह्रस्व की मात्रा हो तो च को हटाते हुए दोनों पदों का निर्माण कर दिया जाता है। इसी आधार पर चूंकि यहाँ च छ, यहाँ च छ, यहाँ छ था, तो यहीं से ये दोनों पद क्या हो गए थे? निर्मित, और इस च को क्या कर दिया गया था? हटा गया था। परिधन छेद, विधन छेद और अनुधन छेद। ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। विसर्ग में भी इन उदाहरणों की चर्चा करूंगा। और हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट क्या इशारा करता है, जरा इस बात को समझना। इशारा क्या करता है साहब? इसमें पहले मैं रूल की बात कर रहा हूं, अभी इस तीसरे वाले में उदाहरण से सिद्धांत बनाया था, अब मैं पहले सिद्धांत की बात कर रहा हूं, फिर उदाहरण पे आऊंगा। क्या कहता है कि एक बात हमको बताओ, बुझाउल बुझा रहा है कि यदि अनुनासिक को बदलना होगा, अनुस्वार को बदलना होगा, तो वो अनुनासिक में ही ना बदलेगा। अनुस्वार को बदलना होगा तो अनुस्वार में ही बदलेगा। और अनुस्वार का मतलब, उसका अनुनासिक का मतलब वर्ग का पंचमाक्षर होना चाहिए। अब ध्यान दो, तो वर्ग का अगर अनुस्वार को बदलना है तो उसके पास विकल्प थे कि साहब वो अंगाओं में भी बदल सकता है, अणों में भी बदल सकता है, यो में भी बदल सकता है, नौ में भी बदल सकता है, मो में भी बदल सकता है। लेकिन अगर बदलाव की बात होगी तो समान और मिलन भी समान होना चाहिए। तो अंगों में वो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। यो में बदल सकता है कि नहीं। मैं डायरेक्ट रूल पे नहीं जा रहा हूँ मित्र, एक बात आप लोगों को बतानी थी। आप जानते हो, आप जब हमारी माँ पढ़ा रही थी, आपकी माँ पढ़ा रही थी, तो कहती थी क से कबूतर, च से चरखा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, अंगों से बोलती थी कुछ नहीं। जब यो पे जाते थे तो कहती थी कुछ नहीं। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ढ से डाली, ढ से ढक्कन, अण से कुछ नहीं। हम लोगों ने माँ से नहीं पूछा, गुरुजी से भी नहीं पूछा कि सबसे कुछ होता है सर, यो और क्या बोलूं तो अंगो, इनसे कुछ नहीं काहे नहीं होता है। तो ये बात समझ लो, इस हिंदी साहित्य के अंदर कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका प्रारंभ अंगो, यो और अणो से हो। इनसे शब्द ही नहीं बन पाता, इनसे शब्द ही नहीं शुरू हो पाता। यही कारण है कि अनुस्वार अंगो, यो और अणो में नहीं बदल सकता। अब मैटर आया नौ में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, तो साहब खुद तो नौ में बदला हुआ है। आपने पीछे देखा है तो नौ में बदला है, इसलिए एक ही विकल्प बचता है कि अगर अनुस्वार को बदलना है तो वो म में ही बदल सकता है। तो मैं नियम लिख दे रहा हूं, नियम लिख रहा हूं, फिर उदाहरण की भी बात कर लेंगे। तो अब नियम क्या हुआ? नियम क्या हुआ? अनुस्वार का, अनुस्वार का म में बदलना, अनुस्वार का म में बदलना। अनुस्वार
म में बदल जाता है। अनुस्वार का म में बदलना यह एक नियम बना। और मैं उदाहरणों की बात कर लेता हूं। जैसे देखो, संयोग शब्द क्या लिया? संयोग। फिर क्या लिया? संसार शब्द लिया, संसार। फिर लिया संविधान, संविधान। ठीक है, संविधान। मैटर समझ रहे हैं ना? और मैं खुद अपना भी नाम ले रहा हूं यार, मेरा नाम भी आप लोग को मालूम ही है, संजीत। मैं अपने नाम की भी संधि आज कर ले रहा हूं, बोर्ड पे व्यंजन संधि है मेरे में। मेरे से व्यंजन से व्यंजन मिलता है। तो संयोग की बात करूं, अनुस्वार है ना, तो अनुस्वार किस में बदलेगा? म में। तो यही कारण है कि अनुस्वार किस में बदल जाता है? म में, और हो जाएगा सम। और इस पर क्या दिया जाएगा? हलंत, क्योंकि इसको तो स्वर विहीन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो स्वर संधि निर्माण हो जाएगी, और स्वर विहीन करने के लिए हलंत तो देना पड़ेगा। तो अनुस्वार को म में बदल दिए, जो उठा के छाप दो, जो बचा उठा के छापो, तो बचा का योग, तो समधन योग। फिर कहा संसार, तो ये फिर से अनुस्वार है, तो अनुस्वार किस में बदलेगा? म में। तो हो गया सम, जो बचा उठा के छाप दो, तो समधन सार। यहाँ पर संविधान फिर अनुस्वार है, तो ये बदलेगा म में, सम, और जो बचा उठा के छाप दो, तो शब्द क्या बचा? विधान, समधन विधान। संजीत अनुस्वार म में, तो सम हो गया, और बचा जीत, तो समधन जीत। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरह अनुस्वार किस में बदल जाता है? म में। क्लियर? अब आते हैं ये अगले व्यंजन संधि के रूल पर। व्यंजन संधि के अगले रूल पर आते हैं, और अगला रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में नोट कर रहा हूं। मैं 5 रूल्स की चर्चा करूंगा। हम लोग लगभग वीडियो के अंतिम में हैं, समापन में हैं। बस थोड़ा सा गौर करो, ध्यान दो, हम अंतिम में पहुंच रहे हैं। और अब रूल लिखा, रूल क्या लिखा? मौका म में बदलना। या मैं यार क्लियर लिख दे रहा हूं, ये समझो, रूल बना रहा हूं, रूल बता रहा हूं। रूल क्या है? यदि, पूरा लिख दे रहा हूं, डिटेल कर दे रहा हूं। यदि म से म मिले, यदि म से म मिले, यानी म आपस में मिल गए, संयुक्त हो गए, तो दोनों म से, दोनों म आपस में मिल जाएंगे। दोनों म से, दोनों पदों का, दोनों म से एक पद का अंत, एक पद का, पहले पद का क्या हो जाएगा? अंत। एक पद का अंत तथा दूसरे पद का प्रारंभ होगा, दूसरे पद का प्रारंभ होगा। क्लियर? प्रारंभ होगा। यदि म आपस में संयुक्त हुए, तो एक पद का म से अंत और दूसरे पद का म से प्रारंभ किया जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल, जैसे देखो एग्जाम्पल, सम्मान, सम्मेलन। फिर सम्मिलन, अगर मैं बात करूं सम्मिलन, तो इनकी बात करूं तो देख रहे हो म आपस में संयुक्त। तो करना क्या है? एक म से अर्ध है, तो क्या लिखा? म आपस में मिले सॉरी यहां पर एक लिख रहा, एक म से एक पद का अंत तथा दूसरे पद का प्रारंभ होगा। तो पहला म अर्ध है, तो पहला म में हलंत हो जाएगा, और दूसरा पद मान है, शब्द सार्थक मिला, तो समधन मान। सम्मिलन, यहाँ पर वो पद का निर्माण होगा सर, तो क्या हो जाएगा? समधन मेलन, और ये हो जाएगा समधन मिलन। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह ये हुआ व्यंजन संधि का रूल नंबर 4। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखना, व्हाट्सअप नंबर डाल रखा हूँ, उन पे क्वेश्चंस पुट करो, कॉल करो, वही फ़ोन नंबर भी एक ही नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर, और ये नंबर 10-15 साल से है। ठीक,
तो आप मेरे कांटेक्ट में रहो, कहीं भी रहो, खुश रहोगे, सफल हो जाओगे। बस चीज़ों को समझो और राठौर वर्ल्ड को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि आपकी सफलता मेरे से और मेरी सफलता आपसे। अब 5वें रूल की बात करते हैं, जो व्यंजन संधि का लगभग अंतिम रूल होगा, अंतिम रूल है। और अब हम वीडियो के अंत में हैं। क्या सर कि पहले मैं उदाहरण से सिद्धांत बनाऊंगा। अभी उदाहरण फिर से लिख रहा हूं, यहाँ उदाहरण डाल रहा हूं। जैसे उदाहरण डाला विषम, क्या डाला? विषम। फिर मैंने उदाहरण दिया विषाद, विषम। फिर उदाहरण दिया विषाद, विषाद दिया, विषाद दिया। और फिर मैंने उदाहरण दिया सुषमा, सुषमा। ये 3 उदाहरण हमने दिए, विषम, विषाद और सुषमा। तो पहले इनकी संधि कर लेते हैं, तो सिद्धांत बनाएंगे। तो विषम की संधि होगी वी प्लस शम, वी प्लस शम। और ये विषाद में होगा वी प्लस शाद, वी प्लस शाद। ठीक है, वी प्लस शाद। और सुषमा की संधि होगी सु प्लस समा, सु प्लस शमा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया। अगर ये रूल बनाया जाए तो ये भी कहा जा सकता है सर आपने विसर्गों को क्या कर, उपसर्गों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। वी उपसर्ग है और सु भी उपसर्ग है। हमने उपसर्गों को तो अलग किया, लेकिन एक और गणित हुई। वो गणित क्या हुई? मूर्धन्य श का ये दंत श का किसमें बदलना? मूर्धन्य श में। दंत श मूर्धन्य श में बदला। अब जब मूर्धन्य दंत स मूर्धन्य स में बदला तब नियम आया, व्यंजन संधि का नियम आया। और नियम क्या आया मित्र? कि यदि दंत स से पहले, यदि किस स से पहले, सॉरी, यदि दंत स से पहले, दंत स से पहले अ या आ से, अ या ये किससे पहले? दंत स से पहले। यदि अ या आ से भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर किसमें प्रयोग होगा? दंत स से पहले प्रयुक्त व्यंजन में भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो होगा क्या? तो हुआ क्या? दंत स से पहले वह है, वह में भिन्न स्वर ई है, अ से अलग है। दंत स में वह, अ से अलग मात्रा ई की है। और दंत स से पहले दंत स ही है, जिसमें अ से भिन्न स्वर उ आया है। तो हुआ क्या? दंत स मूर्धन्य स में बदल गया। दंत स मूर्धन्य स, दंत स मूर्धन्य स। तो यदि स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर आए तो दंत स किसमें बदल जाता है? दंत स मूर्धन्य स में बदल जाता है, बदल जाता है। क्लियर? बदल जाता है। और इस तरह 5वां नियम तैयार हुआ। क्लियर? हम आपको अब एक बात बता रहे हैं सर कि व्यंजन संधि के हमने 5 नियम आपको बताए, जिसको मैं 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर रहा हूं। मैंने पहला, उसका सिद्धांत ही क्या था? अल्प प्राण का अल्प प्राण में बदलना और महाप्राण का महाप्राण में बदलना। मैं रिवाइज कर रहा हूं पूरे व्यंजन संधि को, ध्यान से सुनना कि यदि अल्प प्राण में, महाप्राण महाप्राण में, इस नियम के तहत वर्ग का पहला वर्ण जो अल्प प्राण है वो तीसरे और 5वें अल्प प्राण में बदला था। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी किसकी? त संबंधी नियम को। तो त से मिलने का अधिकार क वर्ग को नहीं है, प वर्ग को नहीं है, य, र और व को भी नहीं है, और दंत स और मूर्धन्य स को भी नहीं है। तो त से मिला कौन? और पंचमाक्षर। त से पंचमाक्षर भी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो अनुनासिक वर्ण है और ये अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो त से च मिला तो अल्प प्राण है, तो त से च मिला तो त च में बदल गया। जब त छ से मिला तो छ के अल्प प्राण च में ही बदला। जब त ज से मिला तो दोनों अल्प प्राण तो खट से ज में बदल गया। लेकिन जब झ से मिला तो झ महाप्राण है, तो झ के अल्प प्राण ज में बदला। तो ट से मिला तो अल्प प्राण ट में बदल गया, लेकिन ठ से मिलने पर अल्प प्राण ट में ही बदला। जब ड से मिला तो दोनों अल्प प्राण तो ड में बदल गया, लेकिन जब ढ से मिला तो ढ महाप्राण तो वो अल्प प्राण ड में बदलेगा। फिर क्या कहा? तो अपने ही वर्ग से मिला तो वह अल्प प्राण है, तो तीसरे और 5वें अल्प प्राण यानी द या न में बदलने का उसे अधिकार प्राप्त है।
तो पवर्ग से मिल नहीं सकता, य से मिल नहीं सकता, र और व से भी नहीं मिल सकता। लेकिन जब ल से मिलता है तो ल अल्प प्राण है और दोनों अल्प प्राण मिलकर जब मिलते हैं तो ल में बदल जाता है। जब तालव्य श से मिलता है तो च में, और तालव्य स महाप्राण होने के कारण च के महाप्राण छ में बदल जाता है। और जब ह से मिलता है तो अल्प प्राण द में बदलता है, ह महाप्राण होने के कारण द के महाप्राण ध में बदल जाता है। यह त संबंधी नियम था। इसके बाद हम लोगों ने एक नियम की चर्चा की कि यदि च छ आपस में संयुक्त हों और उनसे पहले प्रयुक्त व्यंजन में यदि हर्षों की मात्रा है तो च को हटाते हुए दोनों पदों का निर्माण कर दिया जाएगा, जिसमें उदाहरण परिच्छेद, अनुच्छेद और विच्छेद लिया था। फिर हमने बताया कि यदि अनुस्वार हो, अनुस्वार तो अनुस्वार म में बदल जाता है, जैसे संयोग, समधन योग, संविधान, समधन विधान और मेरे नाम की संधि संजीत, समधन जीत। फिर हमने बताया कि यदि म आपस में संयुक्त हैं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, मैं वर्ण में बताया हूँ। तो यदि म आपस में संयुक्त हों तो एक म से, अर्ध म से प्रथम पद का अंत और पूर्ण म से द्वितीय पद का प्रारंभ कर देते हैं और दोनों पदों का निर्माण कर देते हैं। और अंत में मैंने बताया था कि यदि दंत श के पहले प्रयुक्त व्यंजन में अ या अ से अलग मात्रा का प्रयोग हो, स्वर का प्रयोग हो, तो दंत श मूर्धन्य श में बदल जाता है। और इस तरह हमने व्यंजन संधि पर एक फोकस किया। हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि मेरे छात्र, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे और देखने के बाद उनको ये लगा होगा कि इन चीज़ों को समझा जाए तो यह वैयाकरणिक गणित है, गणित जिसके ऊपर चलने पर आप कभी भी गलत कर ही नहीं सकते। और मेरे वीडियोज, मेरे क्लासेज आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि मैं भविष्य में लाइव क्लास लेके आऊँगा। पहले पूरी तरह मुझे पढ़ा लेने दो, पूरा कंप्लीट सेक्शन कर लेने दो। इसके बावजूद मैं 2-4-5 दिन के अंदर अंग्रेजी का, आंग्ल भाषा का भी क्लास करूँगा। बिकॉज ये मानना है मेरा कि संस्कृत इज आवर ग्रैंड मदर, Hindi is our mother and English is a weapon to face the hurdles of the world. So we will come soon with the classes of English, and now we are discussing only about the classes of Hindi. Best of luck, good night। और आप राठौर वर्ल्ड को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि आपकी सफलता मेरे साथ और मेरी सफलता आपके साथ। जय हिंद, जय भारत,